नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9 की जेसीईआरटी के मंथली असेसमेंट करने वाले हैं, जो अक्टूबर माह से रिलेटेड है और इसका सेट 1 है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सेट 1 है और अक्टूबर माह का है। जो सितंबर का था वो एग्ज़ाम हो चुका है दोस्तों, और अक्टूबर का सेट 1 है और सेट 2 में आपको इंग्लिश का मिलेगा। तो जल्द ही मैं इंग्लिश का अपलोड करने वाला हूँ। तो फिलहाल ये सेट 1 जो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ये पूरा क्वेश्चन और 2 घंटा दिया गया आपका समय और 40 नंबर का पूर्णांक है। और देख सकते हैं कक्षा 9। तो इसमें सामान्य जनरल इंट्रोडक्शन पहले दिया गया है दोस्तों। जनरल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पी, मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन है। एमसीक्यू क्वेश्चन है पूरा। प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो हम लोग देख लेते हैं पहले प्रश्न संख्या 1 से सारा धीरे-धीरे करते चलेंगे हम लोग। तो देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक गैर कृषि क्रिया, मतलब वैसा क्रिया जो कृषि से रिलेटेड नहीं है, उसको गैर कृषि क्रिया बोलेंगे हम लोग। तो देख सकते हो ऑप्शन, खेतों की जुताई करना, ये कृषि से रिलेटेड है। सिंचाई करना, ये भी खेती से रिलेटेड है। फसल की देखभाल करना, ये भी कृषि से रिलेटेड है। तो खाद एवं बीज की बिक्री करना, ये आपका हो जाएगा सही ऑप्शन। उसके बाद सेकंड नंबर का है कि बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है, 1 वर्ष में किसी भूमि पर एक फसल पैदा करना, ये तो नहीं होगा। उसका 1 वर्ष में किसी भूमि पर कोई भी फसल पैदा नहीं करना, तो ये सब दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उसके बाद 1 वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना, तो आपका 2 का सी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद तीसरा नंबर पे है, अपनी आजीविका के लिए कान्हा ने एक डेयरी की दुकान खोली। कान्हा की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है। तो डेयरी का खोला हुआ है, तो कृषि क्रिया नहीं होगा, गैर कृषि क्रिया भी नहीं होगा, अनार्थिक क्रिया भी नहीं है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका ऑप्शन। उसके बाद फोर्थ नंबर में क्या है कि निम्न में कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। तो कार्यशील पूंजी उसको कहते हैं जो निरंतर समाप्त होने वाली क्रिया है। जैसे आपने कुछ खरीदा और फिर वो समाप्त हो जाएगा, फिर आपको उसे लाना होगा, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाता है। तो औजार पे आप अगर एक बार इन्वेस्ट कर देंगे तो वो लंबे समय तक चलेगा, तो ये तो नहीं होगा। भवन भी वैसे ही है और मशीन भी वैसे ही। तो आपका नगद पैसा और कच्चा माल, सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर आपका क्या है कि हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न से, तिलहन से, दूध के उत्पादन से, मत्स्य पालन से। तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से है। आपने जानते होंगे कि गेहूं के उत्पादन के लिए इसमें नए HYV बीज का इस्तेमाल किया गया था, जो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को अधिक बढ़ा दिया था। 1966 के समय से काफ़ी कम था गेहूं का उत्पादन। तो जब मैक्सिको में HYV बीज का उपयोग किया गया, तो भारत में भी S स्वामीनाथन ने इसे लाया था HYV बीज को। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। फिर आपका 6 नंबर का है कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है, मतलब किस प्रकार की जनसंख्या जो अर्थव्यवस्था को संभाल के रखती है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, शिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या, अशिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या। तो आप जानते हैं कि शिक्षित एवं अस्वस्थ, अगर कोई आदमी शिक्षित और स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, इकोनॉमी में कुछ भी योगदान नहीं दे पाएगा। तो ये कट जाएगा आपका बी नंबर। सी में क्या है, अशिक्षित एवं अस्वस्थ। तो अशिक्षित रहेगा और स्वस्थ बहुत रहेगा, तो उसके पास टेक्नोलॉजी का तो अभाव रहेगा, तो ये भी आपका कट जाएगा। और इनमें से कोई नहीं, ये भी कट जाएगा। तो आपका शिक्षित और स्वस्थ, मतलब अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए शिक्षा की भी ज़रूरत है और स्वास्थ्य की भी ज़रूरत है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। फिर आपका प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो सेतु पाठ्यक्रम तो चलाया गया है प्राथमिक शिक्षा के लिए, और स्कूल लोटस शिविर। तो आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। फिर क्या है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है। तो बेरोजगारी उसको कहते हैं जब प्रचलित कोई दर रहता है उसमें आदमी को काम नहीं मिलता है। प्रचलित मजदूरी की दर जो होता है उसमें आदमी को काम नहीं मिलता है, तो उसको बेरोजगारी बोलते हैं। तो देख लेते हैं आपका ऑप्शन किस में है कि नहीं। तो ऑप्शन ए नंबर है, जब प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं, ये तो होगा नहीं। जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, तो आपका बी सही हो जाएगा। फिर आपका 9वां नंबर है कि जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाने वाले कारक। तो जनसंख्या की गुणवत्ता, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होगा, ठीक है, पॉपुलेशन का ग्रोथ गुणवत्ता होगा, उसको कौन कौन सा कारक प्रभावित करेगा। साक्षरता दर भी प्रभावित करेगा, लोगों का स्वास्थ्य भी करेगा, कौशल निर्माण, और इनमें सभी। तो आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा, इनमें सभी। फिर क्या है, इनमें कौन से आर्थिक क्रियाकलाप हैं।
तो माँ द्वारा भोजन बनाना, ये तो आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है, ये कंप्लीट कट जाएगा। गांव के लोगों द्वारा नालियों की सफाई करना, ये भी नहीं है। एक किसान द्वारा कृषि का कार्य करना और एक व्यक्ति का पेपर पढ़ना, ये नहीं होगा। तो आपका सी सही हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 20 से 30 शब्दों में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 1 से 4 और इसके लिए 2-2 अंक निर्धारित किए गए हैं। आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। देख सकते हैं आप प्रश्न क्या 11 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। शब्द सीमा 20 से 30 और प्रत्येक के लिए 20 अंक 2 अंक निर्धारित है। तो पहला क्वेश्चन है कार्यशील पूंजी की व्याख्या। कार्यशील पूंजी की व्याख्या उदाहरण सहित करें। तो देख सकते हैं आप कि कार्यशील पूंजी की व्याख्या उत्तर सहित उदाहरण सहित। तो जब उत्पादन होता है, जब उत्पादन होता है तब बहुत से प्रकार के कच्चे माल एवं नगद मुद्रा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये शीघ्र ही समाप्त होने वाली चीजें और इन्हें ही कार्यशील पूंजी कहते हैं। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आया हुआ है इसके पे। उदाहरण आपका क्या है कि कच्चा माल नगद, कलम, रसोई सामान या पूंजी व्यवसाय के दैनिक कार्यकलापों को पूरा करने हेतु जरूरी होता है और ये निरंतर समाप्त होने वाले हैं, इसे फिर रीयूज किया जाता है दोस्तों। फिर आपका क्या है बहुविध फसल प्रणाली का क्या तात्पर्य, बहुविध फसल प्रणाली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि एक वर्ष के भीतर जमीन पर एक से ज्यादा फसल उगाने की प्रक्रिया को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। सिंपल आप लिख देंगे, आपको 2 मार्क्स आराम से मिलेंगे दोस्तों। उसके बाद 3rd नंबर, बेरोजगारी शब्द से आप क्या समझते हैं। बेरोजगारी शब्द से आप क्या समझते हैं। तो बेरोजगारी शब्द से आपका क्या तात्पर्य। बेरोजगारी उसे कहा जाता है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक लोग वह रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते और उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देख सकते हैं बेरोजगारी का कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आया हुआ है और 2 नंबर का क्वेश्चन में भी आया है। तो आप लोग इसको रेडी कर लेंगे बढ़िया से बेरोजगारी को और जाके आराम से लिख देंगे एग्जाम में। उसके बाद शिशु मृत्यु दर से आपका क्या अभिप्राय है। तो देखिए एक वर्ष के भीतर जितने बच्चे 1000 बच्चे जन्म लेते हैं उसमें जो 0 से 3 साल के बच्चे को शिशु कहा जाता है, वो जो मर जाता है तो उसको शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो 1 वर्ष के भीतर प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौत को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। 1 वर्ष से कम के बच्चों को, 1 वर्ष से कम 12 महीने के कम बच्चों को शिशु मृत्यु दर पे दिखाया जाता है। फिर आपका देख सकते हैं 35 से 50 प्रश्न के 15 से 18 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक निर्धारित है और इसमें 35 से 50 अब 3 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें क्या है, उत्पादन के विभिन्न घटक कौन से हैं। उत्पादन के विभिन्न घटक, तो देख सकते हैं उत्पादन के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं। उत्पादन के मुख्यतः 4 घटक होते हैं। ठीक है, 4 घटक होते हैं, भूमि, श्रमिक, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी। इसको आपको डीए में लिख देना है। तो भूमि, तो सबसे पहले कोई भी उत्पादन के लिए आपको भूमि की जरूरत होगी। अगर भूमि आपके पास नहीं है तो कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन आप नहीं कर सकते हैं। चाहे तो आप इंडस्ट्री लगाएं, चाहे कोई भी चीज़ एग्रीकल्चर करें, तो आपको सबसे पहले भूमि की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद श्रमिक, आपके पास बहुत सारे जमीन है पर आपके पास कोई अच्छा श्रमिक नहीं है काम करने वाला, कोई मजदूर ही नहीं है, तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको श्रमिक भी जरूरत है सेकंड में। फिर भौतिक पूंजी, तो भौतिक पूंजी मतलब होता है कि आप इसमें 2 टाइप के पूंजी होते हैं, अस्थाई और अस्थाई। तो एक तो मशीन वगैरह हो जाएगा अस्थाई, और अस्थाई नगद भी चाहिए आपको पूंजी, नगद। और मानव पूंजी, आपके पास टेक्नोलॉजी होनी जरूरी है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी तो आप मशीन वगैरह खरीदेंगे तो मशीन को चलाने के लिए भी उसके लिए प्रशिक्षण चाहिए। तो आपके पास मानव पूंजी होता, आप आराम से इसको डिफाइन कर लीजिएगा। 35 से 50 शब्द आराम से हो जाएंगे इसमें। उसके बाद का क्वेश्चन है कि एक ही खेत में उपज बढ़ाने के विभिन्न ढंग कौन कौन से हैं। तो हो जाएगा आपका कि आधुनिक ढंग क्या है एक ही खेत में उपज को बढ़ाने के लिए। तो आधुनिक सिंचाई का उपयोग करेंगे मोटर पंप वगैरह के द्वारा, तो जल्दी सिंचाई हो जाएगा, तो ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन हो पाएगा। फिर HYV बीज मतलब संकर नस्ल के बीजों का उपयोग करेंगे जो प्रति हेक्टेयर ज़्यादा पैदावार को बढ़ावा देता है। उसके बाद उर्वरक का उपयोग, तो हम रासायनिक उर्वरक वगैरह का उपयोग करेंगे जो खाद जो बनेगा कंपोस्ट खाद और नेचुरल, उसको दोनों को उपयोग करना है। फिर रासायनिक खाद का उपयोग, तो रासायनिक खाद में यूरिया और DAP वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। यूरिया और
DAP का, तो वो सबका उपयोग करेंगे। और आधुनिक मशीनरी का उपयोग जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसिंग मशीन वगैरह का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा उत्पादन हो पाएगा। उसके बाद क्या है, क्या शिक्षा की भांति स्वास्थ्य भी मानव पूंजी के निर्माण को प्रभावित करता है, पता कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य मानव पूंजी निर्माण को प्रभावित करता है। कैसे? तो स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक आवश्यक आधार है। अस्वस्थ लोग किसी संगठन के लिए बोझ बन जाते हैं। आपके पास स्वास्थ्य रहेगा तभी आप किसी समाज के लिए कल्याण कर पाएंगे और कोई भी मानव पूंजी के निर्माण में सहायक बन सकेंगे। उसके बाद स्वस्थ व्यक्ति अधिक काम, अधिक उत्पादन, अधिक आय का सृजन कर सकता है। स्वस्थ व्यक्ति, फिर स्वस्थ व्यक्ति अच्छा उत्पादक होता है जो अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होता है। तो आपको एक तो शिक्षित होना चाहिए और स्वस्थ भी होना चाहिए। आपका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आया हुआ था इसमें, तो इसको आप रेडी कर लेंगे बढ़िया से। उसके बाद द्वितीयक क्षेत्रक के क्रियाकलापों के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। द्वितीयक क्षेत्रक, ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन, 35 से 50 वर्ड में लिखने हैं आपको। तो द्वितीयक क्षेत्रक में कच्चे माल को विनिर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से तैयार माल में बदला जाता है। इसी कारण से इस गतिविधि को औद्योगिक गतिविधि भी कहा जाता है, इसे माध्यमिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। इसमें कच्चा माल जो होता है ना, उसको विनिर्माण बनाया जाता है। जैसे अगर बांस है तो उसको टोकरी बना दिया जाएगा, या तो फिर कोई लोहा वगैरह है तो उससे रेलगाड़ी, सड़क वगैरह बना दिया जाएगा। फिर इसे माध्यमिक क्षेत्रक भी कहता है। इसमें विद्युत उपकरण निर्माण होता है, खाद का निर्माण, कपड़ा उत्पादन, हस्तशिल्प उद्योग इत्यादि शामिल है। इतना चीज़ें शामिल है। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि लोहेयस का मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जो विनिर्माण से रिलेटेड है। तो लोहेयस, इसका उपयोग करके विनिर्माण की प्रक्रिया के तहत कार, बस, रेल बनाया जाता है। उसके बाद आपका देख सकते हैं डी का आ गया आपका। इसमें दिया गया 19 से 20 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, 2 प्रश्न का उत्तर देना है और 100 सबसे ऊपर, और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। 5 अंक का है दोस्तों। तो देखिए, पालमपुर दिया गया, पालमपुर गांव में बिजली के विस्तार ने किसानों को किस प्रकार मदद की है। तो हो जाएगा, पालमपुर में बिजली के विस्तार से किसानों को क्या लाभ हुआ। तो पालमपुर में बिजली के प्रसार से किसानों को निम्न तरीके से लाभ प्राप्त हुआ, जो इस प्रकार है। सबसे पहले क्या हुआ कि वो गांव वाला एरिया था तो उसमें बिजली आने से सिंचाई की पद्धति बदल गई। अब मोटर वगैरह उपयोग होने लगा। उसके बाद नलकूप प्रभावी हो गया, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ा। जब सिंचाई पूरा अच्छा तरीका से होने लगा तो प्रति हेक्टेयर के उत्पादकता को बढ़ावा मिला। फिर बहुविध फसल प्रणाली का प्रचलन हुआ। जब सिंचाई वगैरह पूरा बढ़ गया तो बहुविध फसल प्रणाली, एक साल के अंदर एक ही जमीन पर एक से ज़्यादा फसल को उगाने की प्रवृत्ति बढ़ गई। फिर किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई। जब प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ा तो किसान का आय में बढ़ोतरी होना लाजिमी था। फिर निर्यात भी बढ़ गया। अब दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकता था हमारा किसान समृद्ध हो गया, क्योंकि नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने लगा तो किसान समृद्ध हो गया। अब कम समय में बड़े एवं विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई का कार्य संपन्न हो गया। और मजदूर, एक प्रॉब्लम इसमें क्या हुआ कि मजदूरों की कमी हो गई। क्यों? क्योंकि जब मशीन का उपयोग बढ़ गया तो मशीन आपका कम समय पे मजदूर का सारा काम कर लिया करता था। उसके बाद है प्रछन्न एवं मौसमी बेरोजगारी में अंतर। तो आप तीनों में से किसी 2 का आंसर दे सकते हैं। मैंने प्रछन्न और मौसमी और पालमपुर वाला दिया हुआ है आंसर। तो प्रछन्न और मौसमी बेरोजगारी, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि मौसमी बेरोजगारी और प्रछन्न बेरोजगारी। तो जब लोगों को एक वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार उपलब्ध नहीं होता है तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि जब खेती का सीजन होता है तो बहुत सारे जो पलायन करने वाले लोग होते हैं वो खेती करने के लिए अपने गांव में आ जाते हैं। फिर जब रोपाई और बुआई का काम खत्म हो जाता है तो उन्हें वापस जाना पड़ता है अपने काम को लेकर, दिल्ली या मुंबई की तरफ वो चल देते हैं। तो वो उनका प्रवास कहलाता है, प्रवास हो जाता है, तो मौसमी बेरोजगारी हुआ। फिर प्रछन्न बेरोजगारी में जब काम करने के लिए कम लोगों की आवश्यकता होती है और वहाँ ज़्यादा व्यक्ति काम पर लगे होते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति को प्रछन्न बेरोजगारी कहा जाता है। फिर इसमें क्या है मौसमी बेरोजगारी में कि कृषि पर आश्रित लोग इस समस्या से जूझते हैं। जो कृषि पर आश्रित है वो इससे ज़्यादा जूझते हैं। फिर इसमें क्या है प्रछन्न बेरोजगारी में अतिरिक्त श्रमिकों के काम ना करने से उत्पादन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। मौसमी बेरोजगारी में जब कृषि कार्य होता है तब काम मिल जाता है, बाकी समय काम नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो पलायन कर जाते हैं और कोई काम नहीं रहता है उनका गाँव में, तो उनको प्रवास करना पड़ता है। उसके बाद इसमें क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में अन्य रोजगार उपलब्ध न होने के कारण सभी लोग
अपने खेत पर काम करते हैं। तो ये दोस्तों आपका फाइनल हो गया है मंथली असेसमेंट अक्टूबर वाला। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग बताएं और जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें, ताकि सभी बहुत से दोस्त जिनका एग्ज़ाम नहीं हो पाए वो भी इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। तो आप लोग को लाइक करना है और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन को प्रेस करके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कोई असेसमेंट लेकर, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।